नमस्कार दोस्तों, परिवार मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? बहुत बहुत स्वागत सारे लोगों का। देखिए, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के कला की बात कर रहे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शिल्प कला। लगातार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और हम लोग बहुत व्यापक रूप में हड़प्पा सभ्यता के कला शिल्प को लेकर के लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोबारा से हम लोग आज इस क्लास में हड़प्पा सभ्यता की कला के अंतर्गत कुछ विशेष मुद्दों पर जानने समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह मुख्य रूप से यह जो मनका है ना, मनका निर्माण से संबंधित यह आज हमारा टॉपिक होने वाला है। न सिर्फ मनका निर्माण बल्कि इसके अलावा हम लोग शंख और सीप उद्योग के विषय में आज की क्लास में कुछ जानकारी हासिल करने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ कुछ आभूषणों के संदर्भ में आज की क्लास हमारी होने वाली है। इस बात को मान करके रखें कि इससे ज्यादा आपको न जानकारी होने की आवश्यकता है, न तो कोई बताता है। यह अपने आप में इतना ज्यादा पर्याप्त है कि बस यदि आप इन चीजों को एज इट इज ध्यान में करते चले गए तो कोई भी आगामी परीक्षा आपके लिए मुश्किल तनिक भी नहीं होगी। जब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कला शिल्प की, तो आपको इस बात की जानकारी है कि हड़प्पा सभ्यता में उच्च तकनीकी दक्षता वाले कारीगर मौजूद थे। अर्थात जब भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के कला की बात करते हैं तो आपको यह स्पष्ट है कि कला के अंतर्गत उच्च तकनीकी दक्षता, इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में तमाम प्रकार के औजार उपकरण बनाए जा रहे हैं और औजार उपकरण बनाने में विभिन्न धातुओं को प्रयोग में लाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार से उन धातुओं से, उन पत्थरों से विशेष प्रकार के औजार बनाए जा रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से आग का प्रयोग होता होगा, कुछ अन्य मशीनरीज का प्रयोग होता होगा छोटे बड़े, जिसे मन चाह आकार आकृति हड़प्पा सभ्यता के कारीगर प्राप्त कर पाते होंगे। तो निश्चित रूप से उच्च तकनीकी दक्षता का परिचय हड़प्पा सभ्यता के कारीगर दे रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, क्या हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला एक विकसित साक्ष्य प्रस्तुत करती है क्या? तो विकसित कला का साक्ष्य प्रस्तुत करता है शिल्पकला। अर्थात यह जो भी कुछ निर्माण कार्य हो रहे हैं वह अपने आप में उस समय काल के लिए एक आदर्श को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वर्षों तक, सदियों तक उस उच्च तकनीकी दक्षता वाले साक्ष्य नहीं देखने को मिलते हैं। तो अपने समय में एक विकसित प्रकार के शिल्प कला का प्रमाण हड़प्पाई कला प्रस्तुत करती है। आपको यह स्पष्ट है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता की कला में हम लोगों ने मूर्ति निर्माण का अध्ययन किया। मूर्ति निर्माण के बाद हमने मृदभांड और मुहर के संदर्भ में जानकारी हासिल किया था। तो ये जो मूर्ति हुआ, चाहे मुहर हुआ, चाहे मृदभांड हुआ, आवाज जा रही है प्रॉपर? मुहर और मृदभांड, आप निश्चित रूप से इस बात को समझ रहे हैं, पहले भी हमने खूब विस्तार में इन बातों को समझा हुआ है। ये किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में एक विकसित प्रकार के
औद्योगिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। औद्योगिक गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, या यूं कह लें कि हड़प्पा सभ्यता में मुहर हुआ, मृदभांड हुआ, मनका आदि आदि जो भी कुछ है, ये एक विकसित औद्योगिक कार्य या एक विकसित प्रकार के उद्योग का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला एक विकसित कला का प्रतिनिधित्व कर रही है, जहां उच्च तकनीकी दक्षता का प्रयोग या दिखावा कारीगरों के द्वारा किया गया। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के कला की बात करते हैं तो कला के अंतर्गत हम लोगों ने मूर्ति निर्माण, मुहर, मृदभांड, यहां तक बातें कर लिया था। और इसके बाद आज हम लोग मन का निर्माण पर काम करने जा रहे हैं। और जैसे एक विकसित उद्योग का प्रतिनिधित्व मुहर, मृदभांड, मूर्ति आदि ये सब कर रहे हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मन का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कार्य था। जैसे मुहर निर्माण हो रहा है, जैसे मृदभांड निर्माण हो रहा है, ठीक वैसे ही, एक बार बताएं आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? वैसे ही मन का निर्माण भी एक विकसित प्रकार का उद्योग था, एक औद्योगिक कार्य था। अब जब मनका की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ आधारभूत बातों की जानकारी होनी चाहिए। ये मनका है क्या और किस प्रकार के पत्थर धातु से बने हुए ये मनके हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब मनके हैं, ये सब मनका है। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात है। क्या महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आकार देखें तो यह आकार आपको कैसा देखने को मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर ये आकार जो है मुख्यतः यह आकार बेलनाकार देखने को मिल रहा है। बेलन के आकार का, बेलनाकार। क्यों भाई, यही है ना? तो क्या मुख्यतः बेलनाकार लिखने का मतलब यह हुआ कि सिर्फ और सिर्फ बेलन आकार के ही यह मन के होते हैं? उत्तर है नहीं। यहां पे हमने लिखा मुख्यतः, इसका मतलब कि अधिकांश जो मन के प्राप्त हो रहे हैं वह बेलन आकार वाले हैं, बेलनाकार हैं, लेकिन सब के सब नहीं, अर्थात बेलन आकार के अलावा भी अन्य आकार भी निश्चित रूप से रहे होंगे। अब अन्य आकार क्या है महत्वपूर्ण वो नहीं बनता है। आपको यह तथ्य निश्चित रूप से याद रखना है कि बेलना आकार के मन के सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, ये आप किनारा देखिए इसका, ये जो किनारा है, समझने वाली बात है, ये जो किनारा है, यहां पे देखिए ये जो किनारा है, ये जो किनारा है, लग रहा है जैसे कि छेद किया गया है, छिद्र है यहां पे, और छिद्र है तभी तो एक दूसरे में पिरो करके यहां पे एक क्या बना दिया गया है, चूड़ी या माला जैसी आकृति देखने को मिल रही है। अर्थात ये जो मनके हैं, इन मनकों में छिद्र देखने को मिलता है, छिद्र के माध्यम से ही कुछ पिरो करके अन्य मनके भी उसमें सेट किए जा रहे हैं। इसका मतलब कि यह जो छिद्र है यहां पे, समझ में आ रहा है, ये जो छिद्र बना हुआ है, इस छिद्र को बनाने के लिए आप समझें कि निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ बात है ये, इसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। ड्रिल का प्रयोग किया गया होगा। क्यों भाई? ड्रिल का प्रयोग किया गया होगा। बात स्पष्ट है। अगर एक से अधिक मनकों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, मनका का हार बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक से अधिक मनकों का प्रयोग हो रहा है, एक दूसरे में पिरोया जा रहा है, एक लड़ी बनाई जा रही है। और अगर एक से अधिक मनकों को एक साथ जोड़ना हो रहा है तो निश्चित रूप से बीच में छिद्र बना होगा, और छिद्र बनाने के लिए किसी न किसी औजार उपकरण से
ड्रिल करके छेद बनाया जा रहा होगा, तो यह जो ड्रिल वाला जो उपकरण है, ड्रिल का जो उपकरण है, इसको भी ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी इस पे बात करेंगे। आज तक कभी भी यह प्रश्न नहीं पूछा हुआ है किसी भी बड़ी परीक्षा में। आज तक ये वाला प्रश्न कभी भी नहीं पूछा हुआ है, लोगों को इसके विषय में जानकारी भी नहीं है। देखें, कुछ बेसिक बात से शुरुआत करते हैं। ये जो मन का निर्माण की हम लोग बात कर रहे हैं, मन का निर्माण की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें पहली बात निकल करके आती है कि मन का निर्माण के प्रमुख कार्यशाला या कह लें फैक्ट्री उस समय के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से न सोचें। उस समय के हिसाब से सोचना है फैक्ट्री का अर्थ, अर्थात बहुसंख्यक लोग एक जगह, एक केंद्र बना करके मनका का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, कार्यशाला कहां कहां से प्राप्त हो रही है, एक तो यह महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। हड़प्पा सभ्यता में मन का निर्माण के कार्यशाला या मुख्य केंद्र कहां कहां से प्राप्त हो रहे हैं, एक यह प्रश्न। इसके अलावा एक और कुछ स्थल ऐसे हैं जहां से हजारों की संख्या में मनके प्राप्त हो रहे हैं। तो वह कुछ स्थल कौन से हैं, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। जब इन तथ्यपरक बातों को हम लोग देख लें, तो फिर उसके बाद कुछ बातें निकल करके आएंगी कि यह जो मनका का निर्माण हो रहा है, तो इस मनका के निर्माण में दो बातें, एक तो आकार और दूसरा पत्थर से मनके का निर्माण हो रहा है या पत्थर के अलावा कुछ अन्य वस्तुओं से भी निर्माण हो रहा है। तो याद रखना है, पत्थर धातु से मनका का निर्माण हो रहा है और आकार पे मुख्य रूप से बेलनाकार। यह अगर चार बातें हमने समझ लिया तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मन का निर्माण हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है, थोड़ा सा आप भी मुझे बताने का प्रयास करें कि यह जो हड़प्पा सभ्यता में मन का निर्माण हो रहा है, तो कार्यशाला अर्थात फैक्ट्री किन किन हड़प्पाई स्थलों में देखने को मिलता है। कुछ प्रमुख हैं जो कि परीक्षा में पूछे हुए हैं, लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाई स्थल मन का निर्माण की कार्यशाला नहीं थी। तो आपको पहले तो याद रखना है चनहू दड़ो क्या मन का निर्माण का कार्यशाला था? उत्तर है हां। लोथल क्या मन का निर्माण का कार्यशाला था? उत्तर है हां, मन का निर्माण का कार्यशाला था। बगसरा कहां पे है? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। और प्रश्न पूछा हुआ है बगसरा को लेकर के। इसके अलावा राखी गढ़ी, इसके अलावा बनवाली या बनावली, ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता में मन का निर्माण के कार्यशाला के रूप में जाने समझे जाते हैं। याद रहेगी बात, महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों भाई? अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता में यह जो मन का निर्माण हो रहा है, तो मन का निर्माण के मुख्य केंद्र कौन सा नहीं है, या निम्नलिखित में से कहां पर हड़प्पाई मनकों की कार्यशाला नहीं प्राप्त हुई है, तो ये 4-5 अगर स्थान याद है तो आपके लिए काम आसान होगा। दूसरी बात, कुछ ऐसे स्थल हमें जानकारी में प्राप्त हुए हैं जहां से हजारों की संख्या में मन के ढेर के रूप में प्राप्त हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पे हमने देखा कार्यशाला के रूप में ये सारे स्थल, लेकिन ये जो कुछ स्थल अभी बताने जा रहे हैं वह कार्यशाला नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बनारस के किसी क्षेत्र विशेष में बनारसी साड़ियों का निर्माण हो रहा है।
अब जब बनारसी साड़ियों का किसी क्षेत्र में निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से साड़ी के निर्माण में प्रयुक्त अन्य उपकरण भी वहां से प्राप्त होंगे। लेकिन दुकान बहुत सारे हो सकते हैं जहां पे ये बनारसी साड़ियां बिक रही हैं, हजारों की संख्या में होंगी। अंतर समझिएगा, कार्यशाला अलग है और ढेर का होना अलग है। तो कुछ स्थल जहां से हजारों की संख्या में मनके प्राप्त हो रहे हैं, इनमें हड़प्पा एक स्थल है, मोहनजोदड़ो एक स्थल है, चन्हूदड़ो से भी हजारों की संख्या में मनके ढेर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अल्लादीनो आदि कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से ढेर के रूप में हजारों की संख्या में मनके प्राप्त हुए हैं। क्लियर है बात? चले अगली बात पे आते हैं। लिखा हुआ है मन का निर्माण में आकार मुख्यतः या कह लें सर्वाधिक बेलनाकार इस आकार के मनके प्राप्त हुए हैं, प्लस अन्य आकार भी देखने को मिलते हैं, जैसे चौकोर कह ले, वर्गाकार कह ले, आदि आदि। लेकिन बेलनाकार मुख्य रूप से ध्यान में हमें रखना है। पत्थर या धातु की बात किया जाए तो कौन कौन से पत्थर के, तो भाई सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिस पत्थर का यह मनका प्राप्त हुआ है तो वह है सेलखड़ी पत्थर। कौन सा? सेलखड़ी पत्थर का। सेलखड़ी पत्थर के मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। हालांकि इसके अलावा भी अन्य पत्थरों से भी मनके बनाए जाते थे, जैसे अगेट या अगेट पत्थर, कार्लेनियन फिर इसके अलावा शंख, ये समुद्र वाला शंख के भी मनके हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिले हैं। इसके अलावा लाजवर्द मणि कहा जा सकता है, लाजवर्द मणि, इस पत्थर के भी मनके देखने को मिलते हैं। प्रश्न यहां पे बनेगा, क्या हड़प्पा सभ्यता में पत्थर के ही मनके प्राप्त होते थे? उत्तर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पत्थर के ही मनके नहीं प्राप्त होते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो यह मनके प्राप्त हो रहे हैं ये धातु के भी हैं, पत्थर के भी हैं, धातु के भी हैं। तो प्रश्न बन रहा है कि धातुओं में कौन से धातु के मनके प्राप्त हुए हैं? तो मेरे भाई तांबा धातु के भी मनके प्राप्त हो रहे हैं, एक बात। चांदी का भी मनका प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा कुछ मनके सोने के भी प्राप्त हो रहे हैं। सोने के मनके अर्थात सोना, चांदी, तांबा, इन तीनों धातुओं से निर्मित मनके प्राप्त हो रहे हैं। फिर एक प्रश्न बना कि क्या हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ पत्थर के मनके प्राप्त हो रहे हैं, धातु के मनके प्राप्त हो रहे हैं? क्या मिट्टी के मनके नहीं बने हैं क्या? तो याद रखिएगा, मिट्टी के, पकी हुई मिट्टी के, कच्ची नहीं, पकी हुई मिट्टी के, पकी मिट्टी का मतलब क्या हो गया? आप कहेंगे टेराकोटा, अर्थात टेराकोटा के भी मनके प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर होगी बात आसानी से। अब हड़प्पा सभ्यता में मन का निर्माण व्यापक रूप से हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता में मन का निर्माण व्यापक रूप से हो रहा है, इतना व्यापक रूप से कि विदेशों में व्यापारिक गतिविधि के अंतर्गत विदेशों में हड़प्पाई मनकों की डिमांड भी होती थी, मांग होती थी। निश्चित रूप से अगर विदेशों में, या यूं कह लें कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पाई मनके अगर प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब यही निकलेगा ना कि व्यापारिक गतिविधि के माध्यम से हड़प्पाई सुंदर मन के, उच्च तकनीकी दक्षता वाले मन के
व्यापारिक गतिविधि के माध्यम से मेसोपोटामिया की सभ्यता तक पहुंचते हैं। यह बात इस बात को प्रदर्शित करती है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के मन के मेसोपोटामिया में प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब व्यापार कार्य हो रहा था। दूसरी बात कि हड़प्पाई मनकों की कंडीशन बहुत बेहतर थी, सुंदर होते थे और उनकी डिमांड दूसरे जगहों पर हो रही थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के मनकों का महत्व इतना था कि यह जो मनके थे हड़प्पा सभ्यता के मन के, यह मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया से हड़प्पाई मन के प्राप्त हुए हैं, हड़प्पाई मन के प्राप्त हुए हैं, जो कि मन का निर्माण के महत्व को प्रदर्शित करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे आपको बताया कि यह जो मनके हैं, मनकों में आपने यहां पे देखा कि यह ड्रिल किया जा रहा है, ये ड्रिल किया जा रहा है। ये जो छिद्र हैं, ये जो छिद्र हैं, छिद्र ड्रिल के माध्यम से ही होगा। तो एक प्रश्न बनता है कि भाई जो ड्रिल हो रहा है तो ड्रिल के लिए कुछ न कुछ उपकरण होगा, कुछ न कुछ ऐसे उपकरण होंगे जो कि छिद्र करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो एक प्रश्न यह भी कि हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से ऐसे मनकों में छिद्र करने के लिए ड्रिल मशीन कह ले या ड्रिलिंग उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। तो कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में ड्रिल करने के लिए जो कुछ उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, तो वो उपकरण कहां से प्राप्त हो रहे हैं? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है, हड़प्पा से प्राप्त हो रहा है, चन्हूदड़ो से प्राप्त हो रहा है, धौलावीरा से प्राप्त हो रहा है। यह 4 प्रमुख स्थल हैं जहां से यह ड्रिल करने के लिए उपकरण प्राप्त हो रहा है। याद रहेगा, ड्रिल करने के लिए उपकरण ये प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कुछ खास परीक्षोपयोगी जानकारी आपको देने का प्रयास किया जो कि हड़प्पा सभ्यता के मन का निर्माण से संबंधित है। आगे बढ़ जाएं। क्यों भाई, आगे बढ़ जाएं। चले, मनका के बाद अगला जो हमारा मुद्दा है वो सीप एवं शंख से निर्मित वस्तुएं, शंख उद्योग से संबंधित, जो कि हड़प्पाई कला के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। प्रश्न पूछा हुआ है, आज तक जब भी प्रश्न पूछा हुआ है तो वह एक ही प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है। सीप उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थल पर देखने को मिलता है या केंद्र था? कुछ स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जहां पे सीप, समुद्र में जो सीप पाए जाते हैं या समुद्र में जो शंख पाए जाते हैं, उनसे भी कुछ वस्तुओं का निर्माण होता था। हड़प्पा सभ्यता में सीप उद्योग के लिए या शंख उद्योग के लिए कौन सा स्थल प्रमुख था या केंद्र था? तो यहां पे 2 महत्वपूर्ण स्थल आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, जिसमें पहला है चन्हूदड़ो मुख्य केंद्र, एक चन्हूदड़ो, दूसरा कोई बताएगा? एक हो गया चन्हूदड़ो और दूसरा बालाकोट, जो कि परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है और यही प्रश्न पूछा हुआ है बालाकोट को लेकर के।
शंख और सीप उद्योग के महत्वपूर्ण जो केंद्र रहे वह यही दो केंद्र हैं। हालांकि अन्य केंद्र भी देखने को मिलते हैं, अन्य केंद्र भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यह जो दो है वह निश्चित रूप से आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अन्य केंद्रों की बात किया जाए तो इसमें नागेश्वर का नाम निकल करके आता है। नागेश्वर बहुत ही प्रमुख केंद्र है, नागेश्वर। और ये सब आपको अब याद हो गया होगा, नहीं याद है तो यह आपकी गलती है कि नागेश्वर का लोकेशन कहां पर है। क्यों भाई, नागेश्वर का लोकेशन कहां पर है? तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने प्रमुख स्थलों के विषय में जानकारी बहुत पहले ही हासिल कर लिया हुआ है कि नागेश्वर गुजरात में है। क्यों भाई? इसके अलावा रंगपुर, रंगपुर, लोथल, नागेश्वर हो गया। फिर उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा, फिर गुजरात में ही बगसरा, बगसरा, फिर कुंतासी, कुंतासी। ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि शंख और सीप उद्योग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, शंख और सीप उद्योग के लिए ये जाने जाते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें जानना है। ये जो बालाकोट है, बालाकोट सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है सीप उद्योग के लिए। ये जो बालाकोट है सीप उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। और ये जो बालाकोट है तो याद रखें कि सीप की बनी चूड़ियों के लिए फेमस था। किसके? सीप की बनी चूड़ियों के लिए फेमस था। चूड़ियां किससे बन रही हैं? तो आप कहेंगे सीप की चूड़ियों के लिए बालाकोट फेमस था, अर्थात सीप से चूड़ियां बन रही हैं। अब जब चूड़ियों की बात यहां पे निकल करके आ गई तो आपने एक नाम सुना होगा कालीबंगा, जिसका अर्थ ही, शाब्दिक अर्थ ही निकल करके आता है काले रंग की चूड़ियां। अर्थात चूड़ी निर्माण का एक प्रमुख केंद्र कालीबंगा भी था। लेकिन हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं सीप को लेकर के कि सीप की बनी हुई चूड़ियों के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र था। निर्यात का प्रमुख केंद्र बालाकोट हो गया। एक बात, जब हम लोग चूड़ियों की बात कर रहे हैं तो एक चीज और निकल करके आ जाती है कि ये जो चूड़ियां हड़प्पा सभ्यता में बन रही हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो चूड़ियों का निर्माण हो रहा है मेरे भाई, तो ये जो चूड़ियां हैं मुख्यतः किस चीज की बनती थी? तो मुख्यतः अगर पत्थरों की बात किया जाए तो मुख्य रूप से मुख्यतः शंख से ही निर्मित होती थी। शंख निर्मित चूड़ियां देखने को मिलती हैं, शंख से बनी हुई चूड़ियां, याद रहेगा। चले, इसमें एक चीज और परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये जो नागेश्वर है, नागेश्वर गुजरात स्थित नागेश्वर, तो नागेश्वर में एक चीज जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व रखती है वह यह कि नागेश्वर मुख्य रूप से मुख्यतः शंख से बने हुए जो वस्तुएं हैं अर्थात शंख शिल्प के लिए प्रसिद्ध था। शंख शिल्प के लिए प्रसिद्ध था नागेश्वर। ये शंख और सीप उद्योग से संबंधित परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इसमें एक दो बातें और जो कि हमें ध्यान में रखनी है। क्या? आभूषण की बात करते हैं, आभूषण। पहली बात आभूषणों के संदर्भ में कि ये जो हड़प्पा सभ्यता में आभूषण हैं, इन आभूषणों के विषय में हमें जानकारी कहां से मिलती है?
आभूषणों के विषय में हमें जानकारी कहां से मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के प्रिय थे, अर्थात हड़प्पाई लोगों में आभूषण विशेष रूप से प्रचलन में था। जानकारी कहां से मिलती है? तो हमने जो कुछ मूर्तियां देखी हैं, मूर्तियों से आभूषणों के विषय में जानकारी हमें मिल रही है। मूर्तियों के अलावा जो हमने मिट्टी का बर्तन देखा, मृदभांड, वहां से हमें हड़प्पाई आभूषणों के चित्र या साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमने हड़प्पाई मुहर की बात किया हुआ था, तो वहां से भी कुछ ऐसे चित्र प्रदर्शित किए गए हैं जो कि आभूषणों के द्योतक हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के मूर्ति, हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन और हड़प्पा सभ्यता के मुहरों से तत्कालीन आभूषणों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक बात। दूसरी बात कि जब आभूषणों की बात करते हैं तो प्रश्न बनता है कि आभूषणों का निर्माण किससे होता था? आभूषणों का निर्माण किससे होता था? तो ये जो कुछ आभूषण बनते थे, क्या सोने के बनते थे? तो क्या उत्तर है हां, सोने के आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या चांदी के बनते थे? तो उत्तर है हां, चांदी के भी आभूषण बनाए जाते थे। एक और कांचली मिट्टी, मिट्टी का एक प्रकार, कांचली मिट्टी, मिट्टी लिखा हुआ है, क्या आभूषण बनाए जाते थे? तो उत्तर है हां, कांचली मिट्टी के बनाए जाते थे। क्या पत्थर के भी बनाए जाते थे? तो जो कुछ बहुमूल्य प्रकार के पत्थर होते थे, बहुमूल्य पत्थर आदि से आभूषणों का निर्माण किया जाता था। क्लियर है बात? आभूषणों में कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही हैं? तो वस्तुओं में आभूषण की जब बात करते हैं तो एक चीज याद रखना है कि सर्वाधिक कौन सा आभूषणिक वस्तु प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के आभूषणों में सर्वाधिक जो प्राप्त हुआ है वह चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? चूड़ियां प्राप्त हुई हैं सर्वाधिक। लेकिन क्या चूड़ियों के अलावा भी कुछ अन्य वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं? तो सर्वाधिक चूड़ियां, लेकिन अन्य वस्तुएं, और अन्य वस्तुओं में कौन कौन सी चीजें प्राप्त हो रही हैं? तो आप कहेंगे कर्णफूल, कर्णफूल, आप कहेंगे कंठाहार, आप कहेंगे माला, और क्या होगा? आप कहेंगे कंगन, आप कहेंगे झुमका, सौंदर्य से जुड़ी हुई और तमाम सारी वस्तुएं। इसके अलावा लटकन, लटकन आदि तमाम सारे आभूषण प्राप्त हो रहे हैं। कान में पहनने वाली बाली, कंठाहार, बाली आदि आदि तमाम सारी वस्तुएं आभूषण से संबंधित हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिल रही है। अब एक चीज जो कि महत्वपूर्ण है आभूषणों के संदर्भ में, वो ये, आभूषणों के कुछ ढेर प्राप्त हो रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं स्थलों से। कुछ प्रमुख स्थल जहां से आभूषणों के ढेर प्राप्त हो रहे हैं, जैसे एक स्थल हो गया हड़प्पा, एक स्थल हो गया मोहनजोदड़ो, एक स्थल हो गया अल्लाहदीनो, अल्लाहदीनो, एक स्थल हो गया मुजफ्फरनगर का मांडी। ये कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के आभूषण विशेष रूप से हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है? क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण प्रेमी थे? उत्तर है हां, हड़प्पा सभ्यता के लोग
आभूषण प्रेमी थे और विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण होता था। तकनीकी दक्षता का प्रयोग, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। आभूषण प्रेमी थे, तकनीकी दक्षता का प्रयोग करके आभूषणों का निर्माण करते थे। आभूषणों में सोना, चांदी, कांचली मिट्टी के साथ साथ पत्थर के ये आभूषण बनाए जाते थे। इन आभूषणों में सबसे ज्यादा क्या प्राप्त हो रहा है? तो आभूषणों में सर्वाधिक चूड़ियां प्राप्त हो रही हैं। चूड़ियों के अलावा अन्य वस्तुएं जैसे बाली, जैसे कर्णफूल, कंठाहार, माला, कंगन, झुमका, लटकन, अंगूठी लिख सकते हैं। अंगूठी नॉर्मली जो कुछ हम लोग आज यूज करते हैं, कुछ वैसी ही चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, करधनी लिख सकते हैं यहां पे, करधनी, इसी प्रकार की चीजें। तो ये कुल तीन मुद्दे रहे जिसपे अभी हम लोगों ने बात किया। मनकों के संदर्भ में, शंख और सीप उद्योग से संबंध में, और आभूषण के संदर्भ में। इसमें एक छोटी सी क्लास और करेंगे जिसमें हड़प्पा सभ्यता की कला से ही जोड़ करके वो सारी चीजें भी हैं, जैसे वस्त्र परिधान को लेकर के, सौंदर्य से संबंधित कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं उनको लेकर के, वस्त्र परिधान को लेकर के। और जब कला की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के उपकरण, औजार जो मिल रहे हैं, और जब उपकरण औजार मिल रहे हैं तो उसमें एक और तथ्य निकल करके आता है, क्या हड़प्पा सभ्यता में कुछ युद्ध अस्त्र भी प्राप्त हो रहे हैं क्या? हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या शांति प्रिय थे या युद्ध प्रिय थे? तो शांति प्रिय ही थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। क्या हड़प्पा सभ्यता में युद्ध संबंधी कुछ अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं? तो कुछ प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें युद्धास्त्र के रूप में नहीं जाना समझा जाना चाहिए। वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय प्रकार के लोग थे। हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ युद्ध संबंधी उपकरण प्राप्त हो रहे हैं वह वास्तव में किसी अन्य को मारने के लिए नहीं, किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि शिकार आदि करने के लिए उन अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। कुछ ऐसे उपकरण हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए। तो कल इसी समय हम लोग 11 बजे हड़प्पा सभ्यता के कला से संबंधित एक और छोटी क्लास करेंगे, और कला से संबंधित सारी बातें जब फिनिश हो जाए तो एक क्लास पूरी हम लोग हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था पर करने वाले हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, ये तीन विशेष रूप से मुद्दे हमारे सामने देखने को मिलेंगे। मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।